हेलो दोस्तों, लक्ष्य लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास सिक्स की बुक साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो है पदार्थों का पृथक्करण। इसके अंतर्गत हम देखेंगे पदार्थों का एक पृथक्करण और पृथक्करण की कुछ विधियाँ। अब हम सबसे पहले इसमें देखते हैं पृथक्करण होता क्या है। पदार्थों का पृथक्करण होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण से उपयोगी पदार्थ को हम अलग करते हैं तो वो पृथक्करण कहलाता है। अब मिश्रण क्या होता है? जब कोई दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं किसी वजह से या किसी तरीके से, तो उनको पृथक करना या अलग करना पृथक्करण कहलाता है। हम अपनी डेली लाइफ में भी पृथक्करण का बहुत जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाय छानना, उसमें से चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए हम चाय छानते हैं। और खाना बनाने से पहले दाल या चावल छानना, आटा छानना और इसी तरीके से अन्य कई चीज़ें हम पृथक्करण का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में करते हैं। अब देखिए, पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। अलग अलग चीज़ों का पृथक्करण करने के लिए हम अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जैसे चाय छानने के लिए हम एक अलग विधि का इस्तेमाल करते हैं, और दाल चावल में से कंकड़ पत्थर छानने के लिए हम अलग विधि का प्रयोग करते हैं। और इसी तरीके से अन्य चीज़ों का पृथक्करण करने के लिए हम अन्य विधियों का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहली विधि है हमारी हस्तचयन विधि। हस्तचयन विधि, इसका नाम से क्लियर है। देखिए, हस्तचयन विधि, हस्त मतलब हाथ, चयन मतलब छांटना, और विधि यानी कि हाथ से छांटने की विधि। वह जब मिश्रण की मात्रा कम हो और पदार्थों का आकार इतना ही बड़ा हो कि उसे आसानी से उठाया जा सके, तो इसे हस्तचयन विधि कहते हैं। जैसे जब हमारे पास कम मिश्रण है या जो मिश्रण है उसकी मात्रा कम है और उसमें जो अशुद्धियाँ हैं, जो मिलावट है, उसके कणों का आकार इतना बड़ा है कि हम उन्हें हाथों से उठा सकें, हाथों से उठा के पृथक करें, तो हम इसे हस्तचयन विधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप अमरूद और आम आपस में मिक्स हो गए हैं, हमें अमरूद अलग रखने और आम अलग रखने हैं, तो जाहिर सी बात है हम उसे हाथ से उठा के ही अमरूद अलग रखेंगे और आम को अलग से रखेंगे। और इसी तरीके से जब हम गेहूँ अनाज छानते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए। इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल या दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कण, पत्थर, भूसे को पृथक करने में किया जाता है। तो जब गेहूँ हम पिसाने के लिए देते हैं, आटा बनाने के लिए, तो उससे पहले हम गेहूँ को छानते हैं। चावल पकाने से पहले हम चावल छानते हैं। तो ये जो हम उसमें जो पृथक्करण की हम विधि इस्तेमाल करते हैं वो हस्तचयन विधि है, क्योंकि उसमें कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि आप हाथों से उठा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए ज़रा, अगर इन कणों का आकार इतना बड़ा ना होकर के छोटा होता, ये छोटे छोटे कण होते, तो क्या तब भी इन्हें हस्तचयन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता था? नहीं। अगर इन कणों का आकार छोटा होता जिन्हें हम हाथ से नहीं उठा सकते, जैसे रेत और नमक का बुरादा, तो उसके लिए हमें एक अलग विधि का प्रयोग करना पड़ता। तो ऐसी एक और अन्य विधि है थ्रेशिंग विधि। थ्रेशिंग विधि का यूज़ हम कहाँ करते हैं? देखिए, जब इसका इस्तेमाल मेनली होता है सूखे पौधों की डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। जब किसान अपनी फसल उगाता है, जैसे गेहूँ, चावल हो गया, तो अब आपने देखी होगी इनकी फसल कि पौधे की जो ये डंडियाँ होती हैं उनके ऊपरी सिरे पे अनाज लगा होता है, गेहूँ और चावल ऊपरी सिरे पे लगा होता है। और अगर हम इन्हें हाथ से निकालने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और ये हमारे लिए मुश्किल भी होगा। इसीलिए तब हम थ्रेशिंग विधि का प्रयोग करते हैं। थ्रेशिंग विधि में ये होता है कि
ये जो सूखी डंडियाँ होती हैं, पौधों की डंडियाँ, इनके छोटे छोटे गट्ठे बनाए जाते हैं और उनको ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से पीट कर या फिर लकड़ी की सहायता से इसे इन बालियों को पीट कर इनसे अन्य कणों को, जो इनकी डंडियों के ऊपरी सिरे में लगे अन्य कणों को होता है, अलग कर लिया जाता है और इस प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। अब इसमें भी देखिए, अगर उसकी मात्रा कम है, अगर थोड़ा ही है तो किसान हाथों से करता है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा है तो किसान बैलों की सहायता से भी, तथा कभी कभी और बहुत ज़्यादा मात्रा में होने पर मशीनों की सहायता से भी थ्रेशिंग की जाती है। अब इसकी अगली विधि है निष्पावन। निष्पावन, पावन, हवा, पवन मतलब हवा। पवन या हवा के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया निष्पावन कहलाती है। देखिए, जैसे इसमें नाम में ही आया हुआ है निष्पावन, पवन यानी कि पवन की मदद से पृथक्करण करना। इसमें क्या होता है, देखिए डायग्राम से समझते हैं। जब हमारे पास ऐसा मिश्रण होता है जिसमें कणों की कुछ कण हल्के, और देखिए, जब हमारे पास ऐसा मिश्रण होता है जिसमें कुछ कण हल्के और कुछ कण भारी होते हैं, तो उस मिश्रण को अलग करने के लिए हम निष्पावन विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, जब हवा चल रही होती है तो हवा की साइड एक जाके खड़े हो जाएं और ऊपर कुछ दूरी से, ऊपर से कुछ हाइट से उस मिश्रण को धीरे धीरे हिलाते हुए फेंकेंगे, तो क्या होगा, जो हवा होगी वो हल्के कणों को अपने साथ उड़ा के दूर इकट्ठा करेगी और भारी कण जो हैं वो सीधे से नीचे एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे। इसका प्रयोग होता है मेनली भूसा और अनाज। जैसे थ्रेशिंग के बाद हमने थ्रेशिंग के जरिए अन्य कणों को अलग कर लिया, तो उसके बाद उसमें कुछ भूसे के कण रह जाते हैं। उस भूसे को अनाज से दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, निष्पावन विधि। देखिए, पवन या झोंकों के द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया निष्पावन कहलाती है। ठीक है, हल्के और भारी कणों को अलग करने के लिए निष्पावन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला है चालन विधि। चालन विधि का प्रयोग हम डेली लाइफ में बहुत जगह पर करते हैं। जैसे चालन विधि में होता क्या है, वो विधि जिसमें हम पृथक्करण करने के लिए चलनी का प्रयोग करते हैं, चलनी या छलनी का प्रयोग करते हैं, छानते हैं, उसे हम चालन विधि कहते हैं। जैसे चाय की पत्तियां छानने के लिए हम चलनी का प्रयोग करते हैं, तो वो भी चालन विधि है। और आटा छानने के लिए हम छलनी का प्रयोग करते हैं, वो भी चालन विधि है। और जब घर बनाया जाता है तो रेत बजरी छानने के लिए हम जाली का प्रयोग करते हैं, वो भी चलनी है। तो देखिए, जब कणों का आकार बहुत छोटा तथा मात्रा अधिक होती है, तब चालन विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब आटा ऐसी चीज़ है जिसे हम हाथ से नहीं छान सकते, जिसमें हम थ्रेशिंग विधि प्रयोग नहीं कर सकते, निष्पावन विधि का भी प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कण दोनों आटे के, ऐसा नहीं है कि हल्के और भारी कण हैं, वो दोनों इक्वल हैं साइज में भी, और साइज में उनका कुछ ही अंतर होगा, लेकिन उनका भारी या हल्के का कोई मतलब नहीं है, दोनों इक्वल वेट के होते हैं। तो वहाँ पे हम सही आकार के छेदों वाली चलनी का प्रयोग करेंगे। देखिए, आटा छानने के लिए हम अलग छलनी का प्रयोग करेंगे और रेत बजरी छानने के लिए हम अलग चलनी का प्रयोग करेंगे, अलग जाली का प्रयोग करेंगे। और इन दोनों ही स्थितियों में जो चलनी है उसके छेदों का आकार अलग अलग होगा। अगर हम इस वाली चलनी से आटा छानेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि इसके छेद काफ़ी बड़े होंगे और ये आटा पूरा ही नीचे चला जाएगा। अलग अलग प्रयोग के लिए अलग अलग आकार के छेदों वाली चलनी का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी अगली विधि है अवसाधन विधि। अवसाधन विधि
कि अवसादन विधि में देखिए क्या होता है। जब किसी मिश्रण में अघुलनशील कणों के तल में बैठने की क्रिया को अवसादन कहते हैं। इस विधि का प्रयोग हम तब करते हैं ना, जब कोई पदार्थ, जब मिश्रण ऐसा हो जो पानी में अघुलनशील हो, जो पानी में न घुलता हो, तो उस मिश्रण के लिए हम अवसादन विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, जब कोई भारी कण जो जल में घुलते नहीं है, उनको पानी में डाल के कुछ देर के लिए बिना हिलाए रख दिया जाता है। बिना हिलाए रख दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, जो वो कण होते हैं वो कुछ देर पानी शांत होने पर कुछ देर बाद धीरे धीरे उसके तले में बैठने लग जाते हैं। तो इस प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। इसका प्रयोग जैसे अगर रेत पानी में मिक्स हो गया है तो उसे अलग करने में किया जा सकता है, और मिट्टी का पानी के मिश्रण से अलग करने में किया जाता है। तो इसे अवसादन विधि, देखिए इसके अभी आगे 2 स्टेप और मिलेंगे आपको, लेकिन सबसे पहले अवसादन को समझिए। अवसादन बस इतना है कि जब पानी में कोई अघुलनशील कण होते हैं तो उसके तले पर बैठने की प्रक्रिया अवसादन है। सिर्फ जो मिश्रण है उसके तले पर बैठने की प्रक्रिया अवसादन है। ठीक है। अवसादन का अगला चरण आता है हमारा निस्तारण। अवसादन का सेकंड स्टेप है ये निस्तारण। ये निस्तारण की प्रक्रिया अवसादन के बाद इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें अवसादित पदार्थ जो है उसे छेड़े बिना, यानी कि जो हमारा तले में जो मिश्रण बैठ गया है उस तले में बैठे हुए मिश्रण को बिना हिलाए ही ऊपर से पानी या द्रव जो भी है उसे धीरे धीरे दूसरे पात्र में डाला जाता है। तो क्या होता है कि जो पानी या द्रव है वो तो दूसरे पात्र में चला जाता है, लेकिन जो मिट्टी या अघुलनशील पदार्थ है हमारा वो पहले बर्तन में ही रह जाता है। ठीक हो गया। ये है निस्तारण। और उसके बाद इसका अगला स्टेप होता है, अब हमने ऐसे कर दिया, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें कुछ ही कण हमारे जो भारी कण होंगे वो नीचे तले में बैठ गए होंगे, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से नहीं हटा होगा, ये पानी अभी भी साफ़ नहीं होगा, इसमें अभी भी गंदगी होगी। तो इसका तीसरा चरण हमारे पास आता है निस्यंदन। ये इसका तीसरा चरण। निस्यंदन में क्या होता है, निस्तारण के बाद जो उस द्रव में महीन कण रह गए हैं उन कणों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो निस्यंदन में क्या होता है, एक फ़िल्टर पेपर लिया जाता है, उस फिल्टर पेपर को फोल्ड करके एक कुप्पी का आकार दे दिया जाता है। इस तरीके से कुप्पी का आकार दे दिया गोल फोल्ड करके। उसके बाद किसी छलनी या जाली ली और उसके ऊपर हमने डाल दी अपनी कुप्पी, और उसके बाद द्रव को इसमें से धीरे धीरे गुजारा जाता है। तो क्या होता है, जो महीन कण होते हैं वो कण ऊपर फिल्टर पेपर पे रह जाते हैं, और जो पानी होगा या द्रव होगा वो साफ पानी अन्य बीकर पे एकत्रित हो जाता है। तो इस पे हमने देखे 3 स्टेप इसके होते हैं। सबसे पहला होता है अवसादन, दूसरा होता है निस्तारण, और तीसरा होता है निस्यंदन। अवसादन में हम जल को शांत छोड़ देते हैं जिससे कि भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, और निस्तारण में हम करते हैं उन भारी कणों को हिलाए बिना द्रव को हम दूसरे पात्र में डाल देते हैं, और तीसरे स्टेप में हम उस द्रव के जो महीन कण होते हैं उनको फिल्टर पेपर की सहायता से अलग कर लेते हैं। तो ये 3 इसके चरण थे। अब अगला इसमें है वाष्पन की प्रक्रिया। वाष्पन में देखिए, वाष्पन का प्रयोग तब होता है जब मिश्रण जल में विलेय हो चुका होता है, जल में घुल चुका होता है। अभी जो हमने अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन की प्रक्रिया अपनाई थी वो तब अपनाई थी जब मिश्रण पदार्थ जल में अघुलनशील हो, लेकिन जब पदार्थ मिश्रण जल में घुलनशील हो या घुल चुका हो
तब हम वाष्पन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। वाष्पन में क्या होता है, हमें पता है जल को अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो वाष्प में बदल जाता है। तो जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया, जल के भाप में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर जल में नमक मिक्स हो चुका है, तो नमक जो है जल में विलेय है, नमक घुल चुका होगा जल में। अब उसको अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन की प्रक्रिया से तो हम पृथक कर नहीं सकते। तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, हम उस जल को वाष्पीकृत कर देंगे। तो जब हम इस जल को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, जल तो गर्म है, वो गर्म जल वाष्प बन के उड़ जाएगा और उसके तले में हमें नमक में बचा हुआ मिल जाएगा। तो वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग हम इस प्रकार करते हैं। अब इसका अंतिम विधि है पृथक्करण की संघनन। संघनन का प्रयोग जल वाष्प को वापस से जल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अभी हमने जल और नमक के मिश्रण में क्या किया, जल को तो जल वाष्प बना के हमने उड़ा दिया, हमारे पास फिर जल नहीं बचा। लेकिन अगर हमें वो जल भी वापस लाना है और नमक भी हमें चाहिए, तो हम उस दौरान क्या करेंगे, जल को वाष्पन, देखिए इसका एक प्रक्रिया में हम कर सकते हैं। ये केतली में या किसी बर्तन में हमने पानी को खूब गर्म किया, उसके एक सिरे से हमने जल वाष्प के गुजरने के लिए हमने एक ही स्थान छोड़ा, ताकि छोटा स्थान, ताकि हमारे लिए उसे संघनित करना या उसे जल वाष्प में बदलना आसान हो। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, केतली में हमने पानी गर्म किया तो इसका जल वाष्प इस नली से निकल रहा है, और इस नली से आने वाले जल वाष्प को हमने एक बर्तन की सहायता से रोक लिया और ऊपर पे बर्फ़ रख दी। बर्फ़ के टुकड़े इस बर्तन को ठंडा करेंगे, और जब यहाँ से जल वाष्प इस ठंडे बर्तन में टकराएगा तो वो भी ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होके जल वापस यहाँ आ जाएगा। यानी कि गर्म जल वाष्प जब ठंडी सतह से टकराएगा तो वो द्रव वापस से जल में बदल जाएगा। इस तरीके से हमें जल भी वापस मिल जाएगा और बचा हुआ जो पदार्थ हमें प्राप्त होगा वो नमक के रूप में हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम संघनन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया एक दूसरे के अपोजिट है। जब जल को हम वाष्प में बदलते हैं तो वो वाष्पन की प्रक्रिया है, और जब हम वाष्प को वापस जल में बदलते हैं तो वो संघनन की प्रक्रिया है। तो हमने अभी इसकी 9 प्रक्रियाएं, पृथक्करण की 9 प्रक्रियाएं देखी। संघनन, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, निष्पावन, थ्रेशिंग, चालन और हस्तचयन विधि। ठीक है, तो आपके क्लास 6 की चैप्टर नंबर 5 में इतनी ही पृथक्करण की विधियां दी गई हैं, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण या कठिन शब्द आते हैं। एक होता है मंथन शब्द आता है इसमें। मंथन भी एक पृथक्करण की एक विधि है। इसमें इस पृथक्करण का प्रयोग किया जाता है, इस पृथक्करण का प्रयोग मथने के लिए किया जाता है। नॉर्मली दूध या दही मथने के लिए, जिसमें 2 उपयोगी पदार्थों का हम पृथक्करण कहते हैं। दूध से मक्खन निकालने के लिए और दही से भी हम मक्खन और छाछ को अलग करने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो मंथन होती है। और एक वर्ड आता है इसमें संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, जब हम जल में किसी पदार्थ को घोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि जल में हम कितना ही भी घोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम चीनी या नमक ले लें। अगर हम चीनी या नमक को जल में घोलना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कितना ही भी चीनी उसमें घोल लें, 1 गिलास चम्मच में हम 1 बाल्टी चीनी घोल लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो क्या होता है कि एक निश्चित
अनुपात ही उसमें मिक्स हो पाता है। उसके बाद कुछ अगर हम चीनी को उसमें घोलते हैं तो 1 चम्मच डाला वो घुल गई, 2 चम्मच डाला घुल गई, 3 चम्मच डाला घुल गई। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि फिर वो चीनी या नमक जल में नहीं घुलता। तो वो स्थिति जहाँ पर चीनी में नमक संपूर्ण रूप से घुल चुका हो, अब उसमें एक भी चम्मच चीनी का ना घुल सकता हो, तो वो विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। तो आपका ये चैप्टर इतना ही था। इसी के साथ हमारा ये 5वां चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।